नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आपके लिए पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक डेडिकेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स की एमसीक्यू सीरीज को रन कर रहे हैं। उसी बीच हम लोग आपके सामने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स को पेश कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में थ्रू दी एमसीक्यूज फॉर्मेट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेक्चर नंबर 7 में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन दी अनअकैडमी ऐप एज वेल। वहां पर अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हैं तो आपको मेरी स्पेशल क्लासेस की और प्लस क्लासेस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए नए ऑफर्स लेकर आया है जिसमें कि आपको 10% का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड अनि यूपीएससी। साथ ही में आपको यहां पर 2500 रुपए डायरेक्टली ऑफ दिए जा रहे हैं और ये वाले आपका जो ड्यूरेशन है ये 25 से 30 नवंबर तक का है। अगर आप लोग इस ऑफर में कोर्स को परचेज करते हैं तो ये वाले प्राइसेस हैं जो कि आपको यहाँ पर पे करने होंगे। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। साथ ही में आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। इसके अलावा आने वाले रविवार के दिन आपको अनि यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करते हुए यूपीएससी सीएससी मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है। इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो मेरे द्वारा बनाए गए हैं और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे और यहाँ पर एक अच्छी स्कॉलरशिप भी लेकर जाएंगे। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। It has the objective to convert each district of the country into an export hub by identifying the products with export potential in the district. Scheme is being implemented by the DGFT under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution. आपको आंसर तो मालूम पड़ ही गया होगा बिकॉज आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 तो यहाँ पे डेफिनेटली गलत है और ये बात बिल्कुल सही भी है कि भारत का जो डीजीएफटी है वो असल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर फॉल करता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर। आप लोग कॉमन सेंस की मदद से भी यहां तक पहुंच सकते थे कि जो डीजीएफटी है, ट्रेड का अगर कोई दफ्तर होगा तो भाई वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 यहां पे गलत है। रही बात ऑप्शन नंबर 1 की, तो ओडीओपी बेसिकली एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत ये किया जा रहा है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट का जो भी एक अच्छा प्रोडक्ट है उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसकी मदद से वहां से उन चीजों को एक्सपोर्ट करके बेसिकली उसको एक एक्सपोर्ट हब में तब्दील किया जाएगा। हेंस आपका ऑप्शन नंबर A1 ओनली सही जवाब बन जाता है। आपके सामने पूरी डिटेल मेंशन करी गई है, ये भी आप देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वर्ट ईच डिस्ट्रिक्ट इनटू एन एक्सपोर्ट हब बाय आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट्स विद द एक्सपोर्ट पोटेंशियल इन द डिस्ट्रिक्ट। फॉर एग्जांपल, आपने कभी सुना होगा, कभी देखा होगा कि भाई मैं इस जिले से आता हूं, इसकी ये चीज फेमस है ना। आपके कभी कोई दोस्त होंगे कॉलेज में, आपने बोला होगा कि अगर आपकी ये चीज फेमस है तो घर जाते हुए वो चीज को लेकर आना, हमें भी ये चीज चाहिए, हमें अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए मंगवानी है। उसी तरीके से ये काम गवर्नमेंट करने वाली है। इन पर्टिकुलर पोटेंशियल प्रोडक्ट्स को यहां पर एक तरीके से आइडेंटिफाई करेगी और उनके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्टार्टअप इंडिया को लेकर क्वेश्चन है। यूपीएससी इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछ चुकी है 2016 के पेपर में। स्टार्टअप शुड बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म और एन LLP. Turnover of the startup should be less than 500 crores in any part of the previous financial year. Entity shall be considered as a startup up to 10 years from the date of incorporation. In fact, on a slightly casual note, मेरा जो यूपीएससी का इंटरव्यू था उसमें भी एक्चुअली मुझसे ये चीज पूछी गई थी कि टर्नओवर ऑफ द स्टार्टअप कितना होना चाहिए in order for it to qualify as a startup. तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। असल में यहाँ पर ये कॉमन सेंस वाली बात है कि 500 करोड़ का अगर किसी कंपनी का टर्नओवर होगा तो दोस्तों उसे स्टार्टअप कहना थोड़ा गलत लगता है, राइट। कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पर जो आपका आंकड़ा है ये बेसिकली 100 करोड़ का है। 100 करोड़ से ज्यादा आपका जो टर्नओवर है वो नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस केस में आप लोग स्टार्टअप यहां पे नहीं कहला पाएंगे। 1 और 3 आपके बिल्कुल सही हैं। 10 साल का आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना होगा कि केवल 10 साल तक ही आपकी इनकॉर्पोरेशन तक आपको स्टार्टअप जो है इसका टैग दिया जाएगा। 1 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर B आपका सही जवाब बन जाता है। ये कुछ नियम है जो कि आपको मालूम होने चाहिए। भारत सरकार काफी ज्यादा यहाँ पे प्रोत्साहन दे रही है, काफी बूस्ट दे रही है टू वेरियस स्टार्टअप्स अक्रॉस द कंट्री। इसीलिए ये सारी की सारी जानकारियां आपके पास अवेलेबल होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, चैंपियंस सर्विस सेक्टर स्कीम। मुझे काफी उम्मीद थी इस साल के पेपर में इसको लेकर सवाल पूछा जाएगा, लेकिन नहीं पूछा गया है। अगले साल के लिए भी रेलिवेंट है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। करंटली इट्स फोकस्ड अटेंशन ऑन द प्रमोशन ऑफ 12 चैंपियन सर्विस सेक्टर्स।
दोस्तों दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ बिल्कुल सही हैं और यहाँ पर आपके लिए मैं साथ में एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो 12 सेक्टर्स हैं ये कौन से हैं। नंबर 1 पे आपका आता है आईटी एंड आईटीईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी एंड इनके साथ जुड़ी हुई जो सेवाएं होती हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड उससे जुड़ी हुई इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनवायरमेंटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन सर्विसेज। एक सवाल यह आता है कि ये वाले सेक्टर्स को सरकार बेसिकली चैंपियन सर्विस सेक्टर्स क्यों कह रही है। बेसिकली सर्विस सेक्टर्स इनको इसलिए कहा जा रहा है चैंपियन सर्विस सेक्टर्स कि इनके साथ जुड़े हुए सेक्टोरल और क्रॉस कटिंग इश्यूज हैं उनको हम लोग ठीक करना चाहते हैं। इन सेक्टर्स में हम लोग स्किल ट्रेनिंग बढ़ाना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना चाहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, अम्ब्रेला स्कीम है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि 2019-20 से शुरू करके 2023-24 तक चलाई जाने वाली है। इसमें 12 सेक्टर्स को, 12 क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया गया है जहां पर गवर्नमेंट फोकस्ड अटेंशन देने वाली है फॉर प्रमोटिंग देयर डेवलपमेंट एंड रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। इसको लेकर भी मुझे काफी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ सवाल पूछा जाएगा, लेकिन नहीं पूछा गया है। अगले साल भी ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ जुड़ा हुआ आपको क्या चीज ध्यान रखनी है वो पहले बता दूं, इसके पहले कि भूल जाऊं। इस बार बेसिकली स्टार्टअप इंडिया का एक इंटरनेशनल समिट हुआ था जिसका नाम है प्रारंभ, यानी कि शुरुआत। ये वाली जो आपकी समिट थी, सम्मेलन था, इस पर्टिकुलर सम्मेलन के ऊपर इस पर्टिकुलर स्कीम को अनाउंस किया गया था। द स्कीम वाज अनाउंस्ड एट द स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। द सीड फंड विल बी डिसबर्स्ड टू एलिजिबल स्टार्टअप्स थ्रू एलिजिबल incubators across India in 21 to 25. Eligible startups must not be more than 2 years old and must not have received more than rupees 10 lakh of monetary support from the central or the state governments. ठीक है, ये सारी की सारी बातें यहाँ बिल्कुल ट्रू हैं। हमने ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब यहाँ पे आपको मार्क करना है। इसमें आपको ध्यान अगेन क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी जाएगी कि भाई ये वाला जो आपका स्टार्टअप इंडिया का सीड फंड है ये कहाँ पे अनाउंस किया गया था, ये प्रारंभ जो है ये क्या चीज है। इस तरह का सिंपल सवाल आपसे पूछा जा सकता है। बाकी जानकारी हमने आपके क्वेश्चन में इंक्लूड करवा दी गई है। इसमें एलिजिबिलिटी जो इंक्यूबेटर्स के लिए है ये भी दी गई है, हालांकि उतनी रेलेवेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेक इन इंडिया। इट इज बेस्ड ऑन द 4 पिलर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 पिलर्स अक्सर बच्चों को नहीं मालूम होते। इट हैज अ टारगेट टू इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्रीज जीडीपी फ्रॉम 16% टू 25% बाय 2022। दोस्तों अगेन दोनों के दोनों ऑप्शन यहां बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 तो आपको मालूम होगा कि इसके पहले भारत के जो कांग्रेस सरकार थी उनके द्वारा नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को अनाउंस किया गया था। उद्देश्य वहां पर भी लगभग यही था कि भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसके अंदर हमें उत्पादन का जो शेयर है उसको बढ़ाना होगा। साथ ही में इसमें यह भी था कि इसमें जो 4 पिलर्स हैं ये कौन से हैं, ये एक नई चीज है। 4 पिलर्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर्स, न्यू माइंडसेट। इसको याद कर सकते हैं PISM के साथ, ठीक है। तो ये वाले आपके 4 आपके नए पिलर्स हैं जो कि मेक इन इंडिया के आपके स्कीम के तहत यहाँ पे लाए गए हैं। तो हेंस आपके दोनों के दोनों ऑप्शंस यहाँ बिल्कुल सही हैं और दोनों के दोनों ऑप्शंस आपके, जिसकी वजह से आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 and 2 बन जाता है। इसमें साथ में कुछ और आपके टारगेट्स भी दिए गए हैं। टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2022। ये वाली चीज यूपीएससी पहले पूछ चुकी है, हालांकि तब सवाल नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लेकर आया था। इसके बाद इंक्रीज इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्रीज जीडीपी फ्रॉम 16% टू 25%, इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ टू 12 to 14% पर एनम ओवर द मीडियम टर्म। की हर साल हम ये चाहते हैं कि जो आपका उत्पादन का क्षेत्र है उसमें जो आपकी ग्रोथ है ये 12 से 14% पर एनम आपको देखने को मिले। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट PLI फॉर व्हाइट गुड्स। जितनी भी मैंने मिनिस्ट्रीज कवर करी हैं, जो भी मिनिस्ट्री वाइज PLI स्कीम को अनाउंस किया गया है हमने उसको यहां पे कवर करवाया है। We have to choose the incorrect statement. Scheme will be implemented by Department of Commerce, ठीक है। Scheme will be implemented over the financial year 2021-2022 to financial year 28-29. Support will be provided to those companies engaged in the manufacturing of components of air conditioners and LED lights. Base year of the scheme is financial year 2019-20। दोस्तों ऐसा मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ऑलमोस्ट सारी की सारी PLI स्कीम्स जो भी अनाउंस कर रही है गवर्नमेंट उनके लिए ट्रू है। व्हाइट गुड्स क्या होते हैं? एयर कंडीशनर्स, LEDs। आपने देखा होगा जो हमारे घरों में लगने वाले बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं उनका रंग अक्सर व्हाइट होता है। हालांकि आजकल रंग अलग अलग भी आने लग गए हैं, बट हाँ अगर पहले की बात करें तो ये वाले जो गुड्स होते थे इनको व्हाइट गुड्स इसीलिए कहा जाता था बिकॉज इनका रंग मोस्टली व्हाइट होता है।
स्कीम को इंप्लीमेंट करने वाला जो आपका डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यहाँ पे नहीं है, ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है और यही आपका बन जाता है सही जवाब, क्योंकि बी, सी और डी तो यहाँ पर आपके ट्रू है। इंप्लीमेंट करने वाला जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब बन जाता है। बाकी सारी की सारी जानकारी मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे दी है, सो दैट आप यहां से कुछ नया सीख के जाते हैं। इसमें जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग इंसेंटिव्स हैं, इनको नहीं भी याद करेंगे इट्स टोटली फाइन। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें इंसेंटिव्स याद करने हैं, तो जी नहीं सर, इंसेंटिव्स आपको याद नहीं करने हैं। हाँ, कहीं कहीं आपको ध्यान रखना होगा कि कुछ कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट केवल ग्रीन फील्ड की इन्वेस्टमेंट्स को ही प्रमोशन कर रही है, ब्राउन फील्ड की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। लेकिन यहां पर ब्राउन फील्ड हो भले ग्रीन फील्ड हो, दोनों में ही गवर्नमेंट प्रमोशन यहां पे अलाउ करवा रही है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एक्सपोर्ट स्कीम, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डबल स्टार मार्क कर रहा हूं। TIES scheme provides the financial assistance for setting up and upgradation of existing infrastructure with the export linkages like border huts, cold chains, dry ports, etc. In this scheme, the central government funding is in the form of grant in aid. ये दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। बेसिकली TIES स्कीम आपकी इसलिए शुरू करी गई है कि हम लोग कई सारे इलाकों में जाकर के वित्तीय सहयोग देने वाले हैं, सो दैट वहां पर जो उनका एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अपग्रेडेशन हो सके, अगर नहीं है तो उसकी सेटिंग अप हो सके। ये वाले काम करने वाला है TIES स्कीम। आप यहां पे देख सकते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराई जाएगी। स्टेट एंड द सेंट्रल एजेंसीज इंक्लूडिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स, कमोडिटी बोर्ड्स, एसीडेड अथॉरिटीज वगैरह वगैरह जो भी रिकॉग्नाइज करे गई हैं अंडर द एग्जिम पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे एलिजिबल है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। बाकी जानकारी तो मैंने आपको क्वेश्चन में ही दे दी है। इसमें यह भी आपसे एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आपको दी जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट की फंडिंग आपको यहां पर नहीं दी जा रही है इसमें। इसीलिए सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 विल बिकम योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, आज नहीं कल इसको लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। अभी हमने देखा TIES, ठीक है, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम। अब हम देख रहे हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS। काफी नाम मिलते जुलते हैं, इसका नाम MEIS है, एक आपकी SEIS भी थी, ठीक है ना, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। कई सारी स्कीम्स जारी करी गई थी, ये बेसिकली इंडिया से मर्चेंडाइज के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए और ये इंडिया से सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। इट इज वन ऑफ द 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस इन दी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया 2015-2020। बिल्कुल सही बात है, एक आपकी MEIS थी, दूसरी आपकी SEIS थी। The MEIS is notified by the DGFT, okay. It is implemented by Ministry of Commerce and Industry, okay. तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स अगेन यहाँ बिल्कुल सही हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है और इसमें आपकी 2 स्कीम्स को शुरू किया गया था, ठीक है। इट इज अंडर द FTP एंड वन ऑफ द 2 स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड इन द FTP इंडिया 2015-2020। 2020 में इंडिया की दूसरी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आने वाली थी, अगली वाली यानी कि, बट वो नहीं आ पाई थी बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। उसकी जो अनाउंसमेंट है वो थोड़ी सी डिले करवाई हुई है। जो इसके साथ दूसरी स्कीम है वो SEIS है, मैं आपको बता चुका हूं। इसमें साथ में आपको देखना होगा कि इसमें जो रिवॉर्ड्स हैं ये ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के मदद से दिए जाते हैं। ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट क्या होती है? मान लीजिए आप एक कंपनी है, आपकी कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। ABC लिमिटेड कंपनी ने एक पर्टिकुलर कंट्री को काफी सारा जो है चीज एक्सपोर्ट कर दी है। इसका इंसेंटिव कैसे दिया जाएगा? आपको यहां पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसका फायदा क्या है? कल को मान लीजिए ABC लिमिटेड को इंडिया के अंदर कुछ टैक्स पे करना है, वहां पर टैक्स में उसको कंसेशन मिल सकती है अगर वो वहां पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट दिखा देते हैं कि जी हमारा टैक्स बन रहा था 100 रुपए, लेकिन हमारे पास 10 या 20 रुपए की ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट अवेलेबल है, जो कि हमें मिली है बिकॉज हमने एक्सपोर्ट्स काफी ज्यादा कर दिए हैं। ऐसे केसेस में ABC लिमिटेड को यहां पे कंसेशन अवेलेबल करवाया जाएगा। समझ आ गई बात? हेंस ये वाली चीज काफी ज्यादा फायदेमंद है और इस चीज को लेके UPSC सवाल पूछ चुकी है। दैट इज वाई मैंने इस पर थोड़ा फोकस किया। इसको नोटिफाई किया गया था DGFT के द्वारा और MEIS ने इसके पहले चलने वाली 5 अलग अलग स्कीम्स को रिप्लेस किया था, जो कि पुरानी FTP के अंदर अनाउंस करी गई थी। आपकी फोकस प्रोडक्ट की स्कीम है, फोकस मार्केट स्कीम है, MLFPS है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंसेंटिव स्कीम है, उसके बाद ये विशेष कृषि ग्रामीण उपज योजना। इन सारों को एक अम्ब्रेला स्कीम के अंदर लाया गया था जिसका नाम था MEIS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, UPSC इसको लेके सवाल पूछी है मेंस में। इट अलाउज द इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट दोज स्पेसिफाइड इन द नेगेटिव लिस्ट फॉर द प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड द पोस्ट प्रोडक्शन एट 0 कस्टम्स ड्यूटी। ऑथोराइजेशन शैल बी वैलिड फॉर इंपोर्ट फॉर द 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथोराइजेशन। ये जानबूझ के सवाल मुश्किल बनाया गया है आपको केवल एक दिखाने के लिए कि इस तरह से सवाल भी बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस तरह के सवाल आएंगे, लेकिन बनने को बन सकते हैं।
दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है, लेकिन हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि ये वाली जो आपकी स्कीम है ये करती क्या है। देखिए बेसिकली जो आपकी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है ये क्या करती है कि ये इंपोर्ट को अलाउ करती है। ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए इट अलाउज द इंपोर्ट। जो स्कीम का नाम है वो एक्सपोर्ट प्रमोशन का है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हम लोग कुछ ऐसे कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना चाहते हैं जिसकी वजह से कल को इंडिया के अंदर अगर मान लीजिए प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है, ऐसे केस में जो आपका इंपोर्ट है वो अलाउ किया जा रहा है, और वो भी जीरो कस्टम ड्यूटी के अंदर। यानी कि मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने कहा कि अगर मुझे ये वाली मशीन मिल जाती ना तो फिर मैं ये वाला इंपोर्ट भारत से काफी कर सकता हूं। तो उस केस में सरकार आपको कंसेशन देती है कि चलो ठीक है, आप ये वाली मशीन मंगवा लो और उसके बाद आप ये मशीन जीरो कस्टम ड्यूटी पे मंगाओ, इस शर्त पे कि कल को आपका जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। तो इसीलिए यहां पर एक ऑथराइजेशन दी जाती है विच हैल बी वैलिड फॉर 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथराइजेशन। रीवैलिडाइजेशन ऑफ ईपीसीजी ऑथराइजेशन शैल नॉट बी परमिटेड। ये भी यहां पे ट्रू है कि दोबारा आपको उसकी ऑथराइजेशन जो है उसको रीवैलिडेशन नहीं करने दी जाएगी, ये केवल उसी समय के लिए आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है। अगला सवाल आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये सवाल काफी आसान है वंस अगेन, क्योंकि हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की स्कीम्स को लेकर। स्पाइस बोर्ड, स्वायत्तता इनिशिएटिव, निर्यात बंधु स्कीम, SEIS स्कीम, ये वाला तो अभी अभी बात करके आए हैं। इट वाज लॉन्च्ड अंडर द FTP 2015-2020, बिल्कुल सही बात है। निर्यात बंधु स्कीम अनाउंस एज पार्ट ऑफ द FTP 2009-14 इन 2011, बिल्कुल सही बात है, पुरानी स्कीम है काफी। इसके कई सारे बाय द वे अलग अलग मॉडिफिकेशन करके स्कीम निकाली गई है। स्वायत्त इनिशिएटिव टू प्रमोट स्टार्टअप्स, वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई-ट्रांजैक्शंस ऑन द जेम प्लेस, बिल्कुल सही बात है। स्पाइसेस बोर्ड, इट इज अ बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात यहाँ पे गलत है, क्योंकि एज आई टोल्ड यू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के बारे में। तो स्पाइसेस बोर्ड बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर बनाया जाने वाला एक बॉडी है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत बन जाता है। बाकी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। 2, 3, 4 के बारे में आई डोंट थिंक सो कोई और जानकारी आपको देनी बाकी है। तो ये थी आपकी वीडियो, लेकिन साथ ही मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये वाली कुछ स्कीम्स जिनको हम कवर नहीं कर पाए, इनको जाकर आप लोग देख लीजिए, यहां पर से भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसी नोट पे वीडियो को एंड करता हूं। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम आपके लिए रन कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज, जिसमें कि आपको हिस्सा लेना है। ये वाली तीसरी क्लास आप लोग अटेंड कर सकते हैं 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे जाके, इसमें आप लोग एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है दोस्तों तो ANI UPSC कोड का इस्तेमाल करिए और वहां पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। ये वाले बैच आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, साथ ही में ऑफरिंग्स मेरे द्वारा भी आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।